बात बहुत पुरानी है। सुंदरनगर एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था और काफी प्रसिद्ध भी था, पर अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक भूतिया ट्रेन की वजह से। कहते हैं कि सुंदरनगर के स्टेशन में हर शनिवार को रात 12 बजे एक भूतिया ट्रेन आती थी, जिससे डरकर लोग ट्रेन आने के समय पर जहां जगह मिले वहीं छुप जाते थे, चाहे वो यात्री हो, रेल कर्मचारी या फिर प्लेटफॉर्म के दुकानदार, क्योंकि सबने ये सुन रखा था कि आज तक जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वो लौटकर वापस नहीं आया। भागो, सब लोग छुप जाओ, 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है, जल्दी करो। हाय, फिर से मेरा सारा सामान ले गए ये भूत। सामान गया पर जान तो बच गई। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, वरना सामान के साथ साथ तुम भी गायब हो जाते। शुक्र है ट्रेन चली गई और सब लोग सुरक्षित हैं। पता नहीं इस भूतिया ट्रेन से हमें कब छुटकारा मिलेगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। भूतिया ट्रेन स्टेशन में आती और भूत स्टेशन का सारा सामान उठाकर ले जाते, पर भूतों के डर से किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके पीछे जाए या ट्रेन में चढ़े। फिर एक दिन स्टेशन में एक यात्री आया। भाई, अगले ट्रेन की एक टिकट देना। क्या? अगले ट्रेन की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भूतिया ट्रेन में जाओगे? भूतिया ट्रेन मतलब? लगता है यहाँ नए हो। अगली ट्रेन जो आने वाली है उसे भूत चलाते हैं। आज तक जो भी उस ट्रेन में गया वो वापस नहीं लौटा। उसमें भूल के भी मत चढ़ना। टिकट कलेक्टर की बात सुनकर यात्री हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि आखिर भूत ट्रेन कैसे चला सकते हैं और आखिर वो ट्रेन से क्यों आते हैं। उसके मन में इतने सारे सवाल पैदा हो गए कि उसने ट्रेन में जाने की ठान ली, ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके। मैं बड़ी जल्दी में हूँ भाई, बस अगले स्टेशन तक ही जाना है। आप मुझे टिकट दे दो। सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। हाँ, नहीं बोलूंगा। आप जल्दी से टिकट दे दो। लगता है जरूरत से ज्यादा बहादुर हो। ये लो। अरे 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का टाइम हो गया। भागो, सब लोग छुप जाओ। भाई साहब, अभी भी समय है, मेरी बात मानो और भाग जाओ यहाँ से। ट्रेन में चढ़ने का आइडिया अच्छा नहीं है। ठीक है भाई, बताने के लिए धन्यवाद, पर जाना तो मुझे होगा ही। तुम अपना ध्यान रखना। सब लोग भूतिया ट्रेन के डर से इधर उधर छुप गए, सिवाय उस बहादुर यात्री के। वह अकेला ही प्लेटफॉर्म में छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। जरा मैं भी तो देखूं कि भूत होते कैसे हैं। जहां सब लोग उस भूतिया ट्रेन से डरते थे, उस बहादुर आदमी ने उसका सामना करने का सोचा। थोड़ी ही देर में भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में आकर रुकी और हमेशा की तरह उसमें से कुछ भूत बाहर आए और स्टेशन का सारा सामान लेकर ट्रेन में वापस चले गए। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली, बहादुर यात्री दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन के अंदर जाते ही उसने वहां भूतों को बैठा पाया। भूत उसे देखकर गुस्सा हो गए। हमारी ट्रेन में इंसान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भूतिया ट्रेन में चढ़ने की? अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस ट्रेन में चढ़ने वाले बाकी इंसानों का हुआ है। तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। सारे भूत मिलकर उस यात्री को डराने लगे, पर यात्री सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि चालाक भी था। उसने भूतों से बचने की एक तरकीब सोची। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मतलब कौन हो तुम? मैं भी एक भूत हूँ। भूतनगर से आया हूँ, इस भूतिया ट्रेन पे कब्जा करने। कब्जा करने? भूतनगर? हाँ, अब मैं और मेरे साथी इस ट्रेन में सफर करेंगे। तुम लोगों ने बहुत दिन इस ट्रेन के मजे ले लिए, अब हमारी बारी है। क्या? तुम और भूत? और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे। क्या?
दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारे चारों तरफ ही तो खड़े हैं। यात्री की बात सुन भूत घबरा गए। उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी बातों से उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर उनके आसपास सच के भूत हैं, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। लगता है सच में भूत आ गए। अब हम क्या करें? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करेंगे मेरे भूत साथी करेंगे। साथियों, आगे बढ़ो और गायब कर दो इन्हें। जैसे ही यात्री ने ऐसा कहा, सारे भूत घबरा गए और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। असल में वो सारे भूत के भेष में इंसान थे जो भूत बनने का नाटक कर रहे थे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हम कोई भूत वूत नहीं है। हम तो बस चोरी करने के लिए भूत बनने का नाटक करते थे। हाँ, हमें छोड़ दो। छोड़ कैसे दूं? तुम लोगों ने असली भूतों को बदनाम किया है। अब इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करो। हम वादा करते हैं फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जाने दो, माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, पर फिर कभी ऐसा किया तो गायब कर दिए जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं, हम वादा करते हैं दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं देंगे। भागो! और इस तरह असली भूतों के डर से नकली भूत भाग गए हमेशा के लिए। और उस यात्री ने अपनी बहादुरी और चालाकी से सबकी समस्या दूर कर दी, क्योंकि अब भूतिया ट्रेन का असली राज खुल चुका था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस ट्रेन की वजह से काफी दिनों से परेशान थे। तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। सबने उस बहादुर यात्री का धन्यवाद किया और फिर वो ट्रेन भूतिया नहीं रही और सब आराम से उसमें अपना सफर करते थे, वो भी बिना डरे। और सुंदर नगर की सुंदरता फिर से पहले की तरह हो गई। एक बार की बात है, इच्छापुरी नाम के एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी, जिसका नाम मनिका था। मनिका के पास एक मणि थी, जिसे वो अपनी या दूसरों की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती थी। मनिका एक बहुत ही दयालु नागिन थी, जो जंगल में बने एक गुफा में शांति से रहती थी। एक दिन उसी जंगल में मोहन अपनी छोटी सी बेटी माला के साथ गुजर रहा था। जंगल में चलते चलते दोनों थक गए थे। पिताजी, अब और नहीं चल सकती, क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर लें? चलो हम उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। दोनों इतने थके हुए थे कि देखते ही देखते दोनों की आंख लग गई। और तभी उस पेड़ में बंद एक बिल से एक सांप बाहर आया। जैसे ही उस सांप ने दोनों को पेड़ के नीचे देखा, वो गुस्सा हो गया। इनकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे आराम करने की जगह में सोए हैं। इन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने माला को डस लिया। बचाओ! माला की चीख सुनते ही मोहन जाग गया और उसने सांप को वहां से जाते देखा और समझ गया कि माला को सांप ने काट लिया है। बचाओ! कोई मेरी मदद करो! मोहन के चिल्लाने की आवाज बचाओ! मनिका तक पहुंची, कोई मेरी जो मदद अपनी करो! गुफा में आराम कर रही थी। मदद की पुकार सुनकर उसने तुरंत मोहन के पास जाने का फैसला किया। क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरी बेटी को सांप ने काट लिया। इसे कुछ नहीं होगा। और उसने तुरंत अपनी मणि से माला को ठीक कर दिया। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। धन्यवाद देवी। मेरी शक्तियाँ लोगों के भले के लिए ही हैं, इसलिए जब भी किसी को मेरे मदद की जरूरत पड़ती है, मैं आ जाती हूँ। पर आप इस जंगल में रहती कहाँ हैं? उस गुफा में। जब भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े तुम यहाँ आ सकती हो। धन्यवाद देवी। अब हम चलते हैं। इस बात को कई साल बीत गए और गांव में देखते ही देखते माला भी बड़ी हो गई। और एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई और इससे पहले कि उसका इलाज हो पाए, उसकी मृत्यु हो गई। माला ये देखकर दुखी हो गई और अपनी माँ के शरीर को लेकर मोहन के साथ मनिका के पास गई। देवी, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। कृपया अपनी शक्ति से इन्हें फिर से जिंदा कर दे। बेटी, मेरी शक्तियाँ भी सीमित है। मैं अपनी शक्ति से बीमार लोगों को ठीक कर सकती हूँ, पर किसी मृत को जीवित नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ और चाहिए तो बताओ। नहीं देवी, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। माला की माँ के देहांत के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने दूसरी शादी कर ली और उसकी नई पत्नी की पहले से ही एक बेटी थी। माला, ये तुम्हारी नई माँ है। अब तुम्हें कभी भी माँ के प्यार की कमी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। अब मेरे पास माँ के साथ साथ एक बहन भी है। धन्यवाद पिताजी। कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा चलता रहा,
पर एक दिन अचानक ही मोहन की भी मृत्यु हो गई और उस दिन के बाद माला की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और बहन का व्यवहार माला के प्रति बिल्कुल बदल गया था। ये क्या कर रही हो? ऐसे झाड़ू लगाते हैं? माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ बेटी। माला, तुमने खाना बनाया कि नहीं? वो मैं झाड़ू लगाकर बनाने ही जा रही थी। क्या? मेरी बेटी को इतनी जोर से भूख लगी है और तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। अब जल्दी से खाना बनाओ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। और हाँ, खाना बनाकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर पैसे ले आना। पैसे लेकर आओगी तभी खाना मिलेगा। सौतेली माँ और बहन के इस व्यवहार से माला दुखी होकर भूखे पेट ही जंगल में लकड़ियाँ लेने चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी। माला की रोने की आवाज मनिका के कानों तक गई। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे बेटी माला, तुम रो क्यों रही हो? मेरे माँ और पिताजी का देहांत हो गया है और उनके जाने के बाद मेरी सौतेली माँ और बहन मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये तो बहुत दुख की बात है, पर तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें सबक सिखा के रहूंगी। नहीं नहीं, आप उन्हें कुछ मत करना, चाहे वो मुझे कितने ही दुख दे, पर हैं तो वो मेरी माँ और बहन, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। तुम सच में बहुत अच्छी हो माला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मनिका ने अपने मणि की शक्ति से उसे एक थाली दी। ये लो माला, ये सोने के सिक्के तुम अपने माँ को दे देना। इतने सारे पैसे मिलने के बाद शायद वो तुम्हें परेशान करना बंद कर दे। धन्यवाद देवी। माला ने वो थाली घर जाकर अपनी सौतेली माँ को दिया। इतने सारे पैसे तुम्हारे पास अचानक से कैसे आ गए? बताओ मुझे। ये पैसे मुझे इच्छाधारी नाग देवी मनिका ने दिए हैं। क्या? इच्छाधारी नागिन? हमें भी उसके पास ले चलो। पर वो बस जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। वो सब हम देख लेंगे, तुम बस हमें वहाँ लेकर चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। मजबूर होकर माला अपनी सौतेली माँ और गीता को मनिका के पास ले गई। उसके पास जाते ही गीता ने मनिका से ढेर सारा धन और संपत्ति मांगी। तुम लोग किसी भी कृपा के लायक नहीं हो। माला को इतना दुख देने के बावजूद तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगी? मैंने सोचा था कि पैसे पाने के बाद तुम माला से अच्छा व्यवहार करोगी, पर मैं गलत थी। अब चले जाओ यहाँ से। और हाँ, अब से माला मेरे साथ ही रहेगी, मेरी बेटी बनकर। मनिका के मना करने के बाद माला की सौतेली माँ और गीता गुस्सा होकर वापस आ गई और एक योजना बनाई। उस इच्छाधारी नागिन की इतनी हिम्मत कि हमें ना बोला, अब तो उसे सबक सिखाना ही होगा। हाँ, पर कैसे? सोचो माँ, उस नागिन के गुफा में कितना खजाना होगा। अगर हम किसी भी तरह उस नागिन को खत्म कर दें, तो उसका सारा खजाना हमारा हो जाएगा। बात तो ठीक है, पर उस नागिन के पास इतनी शक्तियाँ हैं, हम उसे खत्म करेंगे कैसे? रात को जब वो सो रही होगी, तब हम उस पर हमला करेंगे। हाँ, ये योजना सही है। अपनी योजना के अनुसार रात होते ही माला की सौतेली माँ और उसकी बेटी गीता एक तलवार लेकर गुफा में चली गई। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि इच्छाधारी नागिन सो रही है और जैसे ही गीता ने तलवार से उस पर वार करना चाहा, वहाँ अचानक से उजाला हो गया और सामने इच्छाधारी नागिन मनिका प्रकट हो गई। तुम यहाँ हो तो ये कौन है? ये माला है और तुम लोगों ने ऐसी गिरी हुई हरकत की है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं देवी, इन्हें कुछ मत करिए, ये मेरी माँ और बहन है। पर इन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की है और मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, और मेरी बेटी को कोई हानि पहुंचाएगा तो मैं उससे उसका बदला जरूर लूंगी। ये मेरा प्रण है। हाँ, पर मैं इन्हें माफ करती हूँ। आखिर हैं तो ये मेरे अपने ही, और बदला लेने से किसी का फायदा नहीं होगा। माला इतनी अच्छी और दयालु थी कि उसने इतने दुख सहने के बाद भी अपनी सौतेली माँ और बहन को माफ कर दिया, और ये देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, फिर भी तुमने हमें माफ कर दिया। माला ने तो तुम्हें माफ कर दिया, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं बदला लेने का प्रण ले चुकी हूँ, इसलिए पूरा तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगी, पर तुम्हें जितना भी धन मैंने दिया वो तुम्हारे घर जाते ही गायब हो जाएगा। यही तुम्हारी सजा है और मेरा बदला। जैसी आपकी आज्ञा देवी। माला बेटी, तुम हमारे साथ चलो, अब हम तुम्हें कोई दुख नहीं देंगे। नहीं, माला कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी मेरे पास। देवी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे इनके साथ जाने दीजिए। आखिर ये भी मेरी माँ है। ठीक है माला, पर याद रखना मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ।
माला अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ घर चली गई और घर जाते ही नागिन का दिया हुआ सारा धन गायब हो गया। पर गीता और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसके बाद वो माला को बहुत प्यार से रखते थे।